साल 1970 का ये केस आज भी दुनिया के कई टॉप मोस्ट मिस्टीरियस और अनसॉल्व केसेस में से एक है। ये बात है नवंबर 1917 की, जब एक आदमी अपनी 2 बेटियों के साथ एसेडल वैली, जो कि नॉर्वे में है, वहाँ पे हाइकिंग के लिए जाता है। एसेडल वैली को वहाँ के लोकल्स डेथ वैली भी बुलाते हैं। मेडवल टाइम्स में इस जगह पे कई लोगों ने अपनी जान दी थी और 1916 के टाइम पे कुछ हैकर्स की भी इस वैली में गिर के जान चली गई थी। एसेडल वैली के थोड़ा अंदर जाने पर इस आदमी को बर्न्ड फ्लैश यानी जले हुए मांस की स्मेल आती है। उस स्मेल को फॉलो करने पर उसे और उसकी दोनों बेटियों को एक लाश दिखती है, जो कि इतनी बुरी तरीके से जल चुकी थी कि उसके चेहरे तक से उसे पहचानना मुश्किल था। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उनके लिए भी ये सीन काफ़ी सीरियस था। लाश बहुत बुरी तरीके से जली हुई थी और थोड़ा पता करने के बाद पता लगा कि ये लाश एक्चुअली में एक औरत की है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, इस औरत की डेड बॉडी सिर्फ आगे से जली हुई थी। इसका पीछे का पूरा शरीर प्रोटेक्टेड था। उसे देख के ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसने अपने आप को आग से बचाने के लिए पीछे की तरफ छलांग मार दी हो। इस औरत का चेहरा इतनी बुरी तरीके से डिसऑर्टेड था कि उसे किसी भी मिसिंग वुमेन की फ़ोटो से आइडेंटिफाई करना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा टास्क बन गया था। तो कौन थी ये औरत और इतनी बुरी हालत में कैसे पहुंची? ज़्यादातर केसेस में लाशों के साथ कुछ भी नहीं मिलता, बट इस केस में सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट था। मोस्टली जब कोई भी लाश मिलती है तो उसके साथ जितना भी सामान होता है वो सब चोरी हो जाता है, या फिर जिसने भी उस सामान को मारा हो वो सब उन चीज़ों को छुपा देता है ताकि कोई एविडेंस उसे पुलिस तक ना पहुंचाए। लेकिन इस केस में सिनेरियो पूरी तरीके से अलग था। इस औरत की डेड बॉडी के साथ पुलिस को कई चीज़ें मिली। एक टूटा अम्ब्रेला, कुछ ज्वेलरीज, एक वॉच और कुछ बॉटल्स। अब हो सकता है कि आपको लगे कि ये ज्वेलरीज और वॉच उसने पहनी हो, बट ऐसा नहीं था। इस औरत ने इनमें से कुछ भी पहना नहीं था। पुलिस को ये सब उसकी डेड बॉडी के बगल से मिला, मानो जैसे किसी ने इन सारी चीज़ों को वहाँ पे जानबूझ के उसके बगल में रखा हो। इस औरत ने कई नए कपड़े पहने थे। शर्ट, स्कर्ट, स्टॉकिंग सब सिंथेटिक के थे और सब उसकी बॉडी की तरह बुरी तरीके से जले हुए थे। बट यहाँ एक अजीब बात ये थी कि उसके सारे कपड़ों से लेबल टैग्स हटा दिए गए थे। पुलिस को क्राइम सीन से ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे वो एविडेंस मान के उस पर कार्रवाई कर सके या औरत की आइडेंटिफिकेशन कर सके। अब जब पुलिस को उसकी बॉडी के पास से कोई एविडेंस नहीं मिला, कोई ऐसा सामान नहीं मिला जो कुछ भी उसके बारे में बता सके, तो पुलिस ने आई विटनेसेस के लिए औरत का एक स्केच निकाला। उसमें उसकी हाइट 5 फीट 4 इंच, गोल चेहरा, ब्राउन आइज और उम्र 24 से 60 साल के बीच में रखी। क्योंकि अभी तक इस औरत की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई थी, इसीलिए इसका नाम एसेडल वुमेन पड़ गया, क्योंकि एसेडल की वैली में मिली थी। जब पुलिस ने इस औरत का स्केच पब्लिक में रिलीज़ किया तो कई लोगों ने कहा कि हमने इसे देखा है, लेकिन ऑफ कोर्स उसमें से ज़्यादातर जो लोग ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने इस औरत को देखा है वो फॉल्स था, वो सच नहीं था। लेकिन कुछ ऐसे भी इंस्टेंसेस थे जहाँ पे लोगों ने जेन्युइनली ऐसी बातें रखी जिससे पुलिस को आगे जाके कुछ क्लू मिला। जो सबसे पहला एविडेंस पुलिस को मिला वो था एक सूटकेस का। ये सूटकेस पूरी तरीके से लावारिस था और ये पुलिस को बर्गन रेलवे स्टेशन पे सामान से भरा मिला। सूटकेस के अंदर पुलिस को एक चश्मा मिला और इसी चश्मे कुछ फिंगरप्रिंट्स पुलिस को मिले। ये फिंगरप्रिंट्स उस औरत यानी एसेडल वुमेन के फिंगरप्रिंट से मैच हो गए। पहले पुलिस को लगा कि अब तो उन्हें इस औरत की आइडेंटिफिकेशन का कोई क्लू मिल जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में अगर पुलिस को किसी की भी फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं तो उस पर्सन का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं था। पुलिस को फिंगरप्रिंट मिलने के बावजूद भी कुछ ज़्यादा खास नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जितनी भी चीज़ें इस औरत को आइडेंटिफिकेशन में मदद कर सकती थी वो सब पहले से ही साफ़ कर दी गई थी। इस सूटकेस के अंदर से कुछ मेडिकल क्रीम्स और एक प्रिस्क्रिप्शन भी मिला था। उस प्रिस्क्रिप्शन पर से भी डॉक्टर और पेशेंट दोनों का नाम रिमूव कर दिया गया था। पुलिस ने बहुत कोशिश की और कई अब्रॉड एजेंसी से भी कांटेक्ट किया, शायद उनके पास इस वुमेन की कोई आइडेंटिफिकेशन का क्लू हो, लेकिन किसी भी अब्रॉड एजेंसी ने कुछ नहीं कहा। उन्हें कुछ नहीं पता था। ऐसा कैसे हो सकता था? कोई ना कोई, किसी ना किसी के पास तो कुछ ना कुछ प्रूफ होगा, राइट। बट
इस केस को देख के ऐसा लग रहा था जैसे मान लो ये औरत कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी और बस उसकी बॉडी वहाँ पर मिल गई। पुलिस को सूटकेस के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पीस मिला, वो था रबर बूट्स का। ये रबर बूट्स एक्जैक्टली वैसे ही थे जैसे इसाबेल वुमन ने अपनी डेथ के टाइम पहने हुए थे। इन बूट्स की थोड़ी पड़ताल करने पर पुलिस को एक दुकान के बारे में पता चला जहाँ से ये बूट लिए गए थे। उस दुकान का नाम था ऑस्कर रॉडफेट्स फुटवेयर स्टूडियो, जो कि स्टोवेंगर नाम की एक जगह पर थी। दुकानदार के बेटे रॉल्फ से जब पुलिस ने पूछताछ की तो रॉल्फ ने बताया कि वो औरत उसे बहुत अच्छे से याद है। वो औरत बहुत सुंदर थी और उसके बाल काले थे, बहुत शांत स्वभाव की थी और बहुत ज़्यादा वेल्दी लगती थी। बट उसे वो इसलिए याद थी क्योंकि एक एवरेज बायर से उसने काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया उन बूट्स को चूज़ करने में और ख़रीदने में। रॉल्फ की इन सारे डिस्क्रिप्शन से जब पुलिस ने ट्रेसिंग स्टार्ट की तो पुलिस को पता चला कि उसने पास के एक सेंट स्टुवेन नाम के होटल में चेक इन किया था और उसने अपना नाम फेनेला लॉश बताकर चेक इन किया था। द प्रॉब्लम, फेनेला लॉश उस औरत का असली नाम नहीं था। इसको ट्रेसिंग करने पर पता चला उस औरत ने नॉर्वे के कई होटल्स में चेक इन किया था। अब क्योंकि ज़्यादातर होटल्स में पैसेंजर्स को अपना पासपोर्ट एज आइडेंटिफिकेशन प्रूफ दिखाना पड़ता है, तो इसका सीधा मतलब था कि इस औरत ने कई फेक नाम यूज़ किए और कई फेक पासपोर्ट्स भी बनवाए थे। ये उन सारे नामों की लिस्ट है जो उसने यूज़ किए और उन सारे होटल्स की लिस्ट है जिसमें उसने अपने फेक पासपोर्ट्स के ज़रिए चेक इन किया था। कुछ होटल्स के स्टाफ से बात करने पर उन्होंने बताया कि वो औरत काफ़ी एलिगेंट थी, बहुत सुंदर थी, बहुत फैशनेबल थी और काफ़ी अमीर लगती थी। नेप्टन होटल के एक स्टाफ ने उसे होटल में एक दिन 2 जर्मन पर्सनल्स के साथ देखा। वो सिर्फ बैठी हुई थी, उनसे बातें नहीं कर रही थी। लेकिन जब वो थोड़ा पास गया और उसने उनकी बातें सुनने की कोशिश की तो उसे पता लगा कि औरत सिर्फ इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं है, इसे जर्मन की भी काफ़ी नॉलेज है। एक और जो अजीब बात इस औरत के साथ ये थी कि इसने होटल स्टाफ्स को 3 बारी अपना रूम चेंज करने को बोला। अभी तक बहुत लोगों को ये यकीन हो गया था कि ये औरत एक स्पाई थी, क्योंकि पूरी घटना कोल्ड वार के टाइम पे हुई थी और उस समय नॉर्वे में कई स्पाइस थे और इसे फ्लुएंट इंग्लिश आती थी। इसे कई जर्मन नेवल पर्सनल्स के साथ देखा गया और ये काफ़ी वेल्दी लगती थी, फैशनेबल लगती थी। तो लोगों को लगा इसने कई बार कई होटल्स में फेक पासपोर्ट्स और नाम के साथ चेक इन किया था, तो लोगों का शक शायद सही था। मगर कई एजेंसीज ने इस चीज़ को माना नहीं, उन्होंने इस चीज़ को डिनाई कर दिया कि ये एक स्पाई नहीं हो सकती। पुलिस को कुछ कोड्स भी मिले थे, लेकिन उनसे ये प्रूव करना कि औरत स्पाई थी काफ़ी मुश्किल था। इन कोड्स को डिकोड करने में पुलिस को काफ़ी टाइम लग गया था और जब इन कोड्स को क्रैक किया गया तो इससे इस औरत के स्पाई होने का शक सबूत में बदल गया। ये जो कोड्स थे ये वो डेट्स थी जिनमें इस औरत ने ट्रैवल किया था, जैसे 022-028P का मतलब है पेरिस में, 029PS का मतलब है पेरिस से स्टेवेंजर 29 अक्टूबर को, 5 का मतलब है बर्जन 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक, जो कि एग्जैक्टली इसकी होटल की चेक इन डेट से मेल खाता है। इसाबेल वुमन के ऑटोप्सी पर कुछ अनएक्सप्लेनेबल चीज़ें पता लगी। इस औरत के गले के राइट साइड पर एक निशान था जो कि मोस्ट प्रोबेबली इसे वैली में गिरने की वजह से लगा होगा। एक्सपर्ट ने इसकी बॉडी को अच्छे से एग्जामिन किया और ये बताया कि इसकी मौत काफ़ी दर्दनाक तरीके से हुई। इस औरत की लाश के नीचे भी पेट्रोल के ट्रेसेस मिले, जिससे ये पता लगाया गया कि इसे जब जलाया गया था तो ये शायद जिंदा थी और इसे जिंदा आग लगा दी गई। इसके ब्लड से भी एक्सपर्ट्स को कार्बन मोनोऑक्साइड मिला, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। इसके मरने से पहले इसे 70 से 80 नींद की गोली यानी कि स्लीपिंग पिल्स खिलाई गई थी। रिपोर्ट्स में कंक्लूड किया गया कि इसाबेल वुमन की मौत हाई कंसंट्रेशन ऑफ मोनोऑक्साइड और ढेर सारी स्लीपिंग पिल्स को लेने की वजह से हुई थी और इस बात को कंक्लूड कर दिया गया कि इसने शायद सुसाइड किया था। बट अगर मैं अपनी राय दूँ तो मुझे लगता है कि इसका मर्डर ही हुआ था ऑफ कोर्स, बट जिसने भी इसका मर्डर किया वो बहुत जल्दी में था, इसीलिए उसने उसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन कराई, फिर उसके अंदर 70 से 80 स्लीपिंग पिल्स इंजेक्ट कर दी और उसके बाद उसे ज़िंदा जला दिया। मतलब वो फटाफट बस उससे छुटकारा पाना चाहता था। इसाबेल वुमन को फरवरी 1971 में दफना दिया गया। आज भी इसका कोई फैमिली मेम्बर, कोई रिलेटिव, ऐसा कोई नहीं मिला, ऐसा कोई इंसान, ऐसा कोई सिंगल इंडिविजुअल नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि इसाबेल वुमन को हम जानते थे या मुझसे रिलेटेड थे।
इस औरत की आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं हो पाई और इस केस में जितने भी अननोन फैक्टर्स थे इस रियल वुमेन के साथ ही दफन हो गए।